91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, क्योंकि एक बहुत ही खास मेहमान कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से हमारे बीच आए हैं। आप हैं प्रोफेसर नंद गोपाल साहू जी। आप पिछले 21 सालों से शिक्षण के पेशे में हैं और आप आईआईटी खड़गपुर से आपका पीएचडी है, और भी बहुत सारा लंबा परिचय आपका है। आप सिंगापुर समेत कई सारे देशों में आप बतौर अध्यापन आप रह चुके हैं। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, तो आप रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं डीएसवी कैंपस में, तो हम रिसर्च की बातें भी करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या-क्या किस-किस विषयों पे रिसर्च हो रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी सिंह जी। शालिनी जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। जी, और डॉक्टर विनोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, और दीप प्रकाश जी हैं, और डॉक्टर रुचि जी हमारे साथ मौजूद हैं, और गरिमा पुनीठा जी हैं। आप सभी का सर बहुत-बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है कि पूरा डिपार्टमेंट आज यहाँ पर मौजूद है सर के बहाने। तो सर, सबसे पहले आपको अगर हम और जानना चाहें कि कहाँ-कहाँ आप रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा अनुभव आपका है विदेशों का भी, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी पूरी यात्रा को बताएँ हमें। Okay, I did my PhD from IIT Kharagpur in 2004, and after that, actually, I went to Germany. Uh, then I moved to South Korea, where I was staying there about 1 year, 6 months, and then I moved to Singapore. And actually, in Singapore, I was there for 7 years, and in Singapore, I received prestigious fellowship, Minister Fellowship, Lee Kuan Yew Fellowship, and I'm in the second Indian who received this fellowship. Oh. And during my Singapore tenure, I also went to Germany for visiting scientists, and I actually worked with a famous scientist in University of Berlin. And then actually I moved to Kumar University, Nainital, in 2013. I have joined as an associate professor, and in 2016 I promoted to full professor, and now I'm research director of Kumar University, and also I received a lot of awards also, and recently also I have been elected for National Academy of Science of India. Oh, wow. And actually I have been working in the field of waste management and nanomaterials. Oh. And for this work, I also received the National Award, Governor Award, and MRC Medal, and many more. ओह! तो मैम, मुझे लगता है कि जितना व्यक्तित्व बड़ा होता है, उतने ही व्यक्ति भी सरल उससे मालूम चल जाता है ना? मैम, आप क्या कहेंगे वेस्ट मैनेजमेंट पर? सर, हम लोग थोड़ा फ़ोकस रख सकते हैं आज की बातचीत, है ना? हाँ, जैसा आप लोग जानते हैं आजकल घरों से कूड़ा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं है, स्पेशली इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर एक गाइडलाइंस है कि आपको हर तरीके के कूड़े की कैटेगरी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ मैनेजमेंट करना शायद ईज़ी हो सकता है, सर को ज़्यादा पता रहेगा। पर इन आर इंडिया हम क्या करते हैं, हर तरीके का कूड़ा हम एक ही बिन में डाल देते हैं, तो ये एक तरीके का चैलेंज है इंडिया में कि कैसे हम उसे सेपरेट करें। मैं अभी आपको एक रिसेंट उदाहरण बताती हूँ, मैं दिल्ली को गई थी अभी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ ही है कूड़े का। मैं कभी उस एरिया को मैंने हमेशा दूर से ही देखा था, समहाउ हमारी कैब वहाँ से पास करी और वो शायद पेट्रोल भरवाने वहाँ उसको भरवाना था, जी। उसने हमसे उतरने के लिए कहा। इवन मैं वहाँ 5 सेकंड के लिए बाहर नहीं आ पाई, पर लोग वहाँ रह रहे थे, आई डोंट नो हाउ। तो मैं सर से ये जानना चाहती हूँ, वो एक तरीके का पूरा पहाड़ ही है सर, वो कूड़े का पहाड़ है, आप उसे दूर से देखेंगे बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखेगा। मैं वहाँ गई तो मेरे लिए वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल था। तो इस तरीके के जो वेस्ट वहाँ जा रहा है, उसका मैनेजमेंट का कुछ फ्यूचर में इंडिया कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इतने बड़े लेवल पे रह चुके हैं, तो उसकी कुछ किस तरीके से वो वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है? Actually, basically, there is waste. Actually, there are two types of waste. There is the biodegradable and non-biodegradable. Basically, if you can talk about the waste plastics, right? For the biodegradable polymers, there is no issues. We can easily handle it.
But for the non-biodegradable polymer, it is very difficult to handle because you know if you can throw the non-biodegradable polymers, actually the plastic, basically plastics, you know, for it will be taken 100 years to degrade it. And when you can throw the plastics, sometimes you know for during monsoon, actually the plastics can choke the drain, and during the monsoon it will become the plant. And also, if you can burn the plastic, that is most of the toxic gases will evolve and this the pollute the environment. And not only that, when you can throw the plastics, you know, some toxic gases actually can be leaching. Actually, there are toxic metals, you know, which can be used for the during processing of the polymers. Is these toxic metals actually leaching out slowly, and pollute the environment. And also for you know I think if you can go to the morning walk, I think basically हम लोग morning walk में जाते हैं and देखते हैं some workers is burning the plastics, you know, and they don't know if you can burn the plastics, what type of actually toxic gases will evolve, and that is, and not only that, also you can see actually that some cow with a roaming in the road. Near about actually 5 million cows actually are roaming in the road in the Indian Oh. cities. Mm. And these cows actually they can you know eat the plastic as a food, and sometimes they strike the stomach and die. And basically we can destroy our ecosystem. So how we can solve this problem? Not only that, if you can throw the plastic, it's basically you know the our area, Nainital area, you can see that actually you can throw the plastic into the lake and also other rivers, sea also, जी. and So, that is the sea animals and fish. They can also you know eat the plastic as a food जी. and strike the stomach. सर, आप and बाहरी die. देशों में भी रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह का सिस्टम लागू है? क्या जो पैकेजिंग में जो हमारा जितना प्लास्टिक आ रहा है, क्या वहाँ हमको उसको रिड्यूस करना चाहिए? ये पॉलिसी मैटर आपको लगता है? नहीं, actually, you know, because of the plastics, our daily lives become very easy. You can see everywhere in the plastics, from packaging to biomedicals, the plastic everywhere. Because plastics, you know, that is very cheap, and the processing is very easy, and durability is very high. So we can use plastic in everywhere. But problem is that after using, we can throw the here and there. That is the mismanagement. So we need to develop the technology for the upcycling of plastics. Yeah, government already actually try to ban the plastics, but still now you can see that every year the production of the plastic increases near about 10 to 12%. So it is not possible to ban the plastics fully. So we need to develop some technologies, and we can use all the plastics, waste plastics, to produce some value-added product. So for the value-added product, you know, for some technologies are already available in the market. There are the fuels and some actually whatever actually we have developed the technology. There is the waste plastics to graphene. Graphene is actually the carbon materials. There is like a graphite structure, you know, the two-dimensional and honeycomb structure, sp2 hybridized, but this is actually single layer. So this single layer graphene is the mechanical property more than steel and conductivity more than copper. So graphene can be used everywhere, but the problem is the cost. It is very high cost. So this is actually you know our challenge actually, that is how we can produce the graphene with a low cost, and simultaneously we can remove the waste plastics from our environment. So we have already developed the technology, and now we are producing the graphene just only 1,000 rupees per kg, and we have already technology transferred to startup companies. And not only that, actually I'm very happy to share you that this work also we are working with
Nobel laureate who discovered the graphene, Professor Novoselov, who discovered the graphene in 2004, and they got the Nobel Prize in 2010. Within 6 years, they got the Nobel Prize. Already, we have published 2 papers with Nobel laureate, and also still we are collaboratively working with the Nobel laureate. क्या बात है मैम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में मैंने सुना है, क्या ये ग्राफीन बेस्ड है या कुछ और ही है? Now, biodegradable plastics, it depends actually, cellulose based. They produce the, for biodegradable plastic. And graphene can increase the properties. If you can mix the graphene with the any polymers, so increase the mechanical properties, conductivity. And that's why actually we can use for different, actually, it depends on the applications. सर सर्कुलर इकोनॉमी की बात आज हो रही है कि कंपनियों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो क्या इस तरह की कुछ पहलकदमियां लेने की ज़रूरत भी है? और जैसे कई सारे डेनिम जो जीन्स वगैरह बन रही हैं, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इस तरह का कपड़ा बना रही हैं कि जो आसानी से जिसको मतलब जो वेस्ट हो सकता है। हाँ, एक्चुअली आप देखिए जे एवरी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना ही चाहिए, जी। even though we can produce some things. So, but after waste, what we can do? Nowadays, there is a big issues for electronic waste. So, after some years, actually, how we can handle this electronic waste. Not only that, for just I'm coming into the plastics. The plastics. Some scientists are using it for the road construction, right? Road construction, we can remove the actually waste plastic from the environment. That is a good way actually. But if we can use the plastic as a road construction, but as a plastic form, just we can melt the plastics and we can use in the road. But problem is that after some years, because of the friction, the plastics actually come out as a microplastics. And microplastic, when we can actually inhale, actually, the plastics come into our body. And the recent actually studies already reported, microplastic everywhere in our body. Blood, stomach, liver, everywhere, the plastic. So it is very difficult, कोविड के टाइम तो हम लोग कोविड को ओवरकम कर लिया, बट माइक्रोप्लास्टिक्स को overtake करना is very difficult. So we need some technologies to overcome all the issues. जी, तो बहुत ही शानदार बातचीत इस मुद्दे पर आपने बताई। सर हम लोग क्या रिसर्च के हवाले से कुछ बातचीत करें कि आप वहाँ पर डायरेक्टर भी हैं रिसर्च के। विनोद सर, आप कुछ पूछिए सर से। सर ऐसे कि आपने कहा कि आप फॉरेन विजिट भी कर रखी है, नोबल लॉरेट के साथ भी काम कर रखा है। सर जब आप सर इंडिया वापस आए तो सर मैंने सुना है कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनएमएचएस अल्मोड़ा से। तो सर जो प्लान था कि बेसिकली आपका प्लान था कि जो नैनीताल में जितना डिकम्पोज है, क्योंकि नैनीताल एक ऐसा हमारा हब है जहाँ पर टूरिस्ट हर साल आते हैं और काफ़ी संख्या में आते हैं, वहाँ पर सर वेस्टेज काफ़ी था। तो उसके लिए आपने फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट साइंस में एक डाला था प्रोजेक्ट कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट जा रहा है और हेल्थ के लिए इशू बन रहे हैं, इसको फिर आप कैसे, जो आपने कहा कि ग्रेफीन है जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में यूज हो सकती है, वो कैसे कन्वर्ट हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हेन वी रिसीव्ड इन 2016 में एक प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था एनएमएचएस से। सो दैट प्रोजेक्ट बेसिकली वी डेवलप द टेक्नोलॉजी and next project we received install nearby 1 ton capacity plant in Nainital area to remove all the waste plastics. But because of the some issues, actually the this plant shifted to Holdwani. I hope for next maybe within 5-6 months can we install this 1 ton capacity plant in Holdwani. And we're actually using this plant. Definitely, we'll try to remove all the plastics from Nainital districts and to produce value-added products like fuel and also graphene-based materials, carbon materials. And if we can develop this type of value-added products, definitely the
economically also growth actually Haldwani peoples or Noital also, and it will be very helpful for them. सर बीच में आपके विश्वविद्यालय के कुलपति जी हमारे वहाँ आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से देश भर में पेडियाट्री जर्नल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं, तो किस तरह से आप अपने शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या वहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं? देखिए रिसर्च तो totally depends on faculty, right? After joining actually our honorable vice chancellor, रिसर्च को आगे लेकर जाने के लिए अभी हम लोग इंटरनल फंडिंग, जो इंटरनल फंडिंग एवरी प्रोफेसर को फॉर साइंस फैकल्टी एंड ऑल्सो द आर्ट्स फैकल्टी एंड कॉमर्स फैकल्टीज जो इंटरनल फंडिंग हम लोग दे रहा है। एंड the vice chancellor sir actually motivated to all the faculties to do something and for the research. जी। And that's why nowadays actually the research growth is very good. So publishing papers, research papers, not only that, also the patents also. We are filing the more patents compared to the previous years. जी। And also change actually the faculty are involved, not only the teaching, also research. जी। And I hope the university can only reach the height not only because of the teaching, also the research. जी। सर केमिस्ट्री की फील्ड में क्या-क्या रिसर्च हो रही हैं? कुछ बताना आप चाहें? आपके अंडर जिन लोगों ने किया, किस-किस? केमिस्ट्री का एक डिफाइंड फील्ड्स है, बट नाउअडेज जो ग्लोबली ये चल रहा है, दैट इज वन इज द नैनो टेक्नोलॉजी because of the nano, these nanomaterials can be used also everywhere, है ना। आज जो आप टीवी देख रहा है, पहले टीवी था very big size, and now these are very thin, right? And because of the nanotechnology. So nanotechnology research is very important, and if we can actually think about that, our area in Nainital is natural product, right? जी। Natural product, but natural product का एक ही है जे we have to isolate the product, not only the traditional research. We need to do the modern actually modern research where we can compete with the whole world. Not only that, just we can just publish the papers and just traditionally can do the research. It is not. I don't think that we cannot grow actually ourselves. So we need the research. Means we have to develop some product, and there's going to be help for the growth of the industry, and also helpful for the society. जी। And without society and the commercialization, I think the research cannot. बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, और बातें तो इतनी सारी हैं, इतनी सारा नॉलेज है सर के पास, खजाना। तो हम लोग समय-समय पर लेते रहेंगे सर, बीच में भी आप आइएगा रेडियो में। तो मैम आप लोग, गरिमा मैम आपको कुछ पूछना है? आप लोग? मैं खुद नैनीताल से पीएचडी किया है, जी। और जिस टाइम पे मैं पीएचडी कर रही थी उस समय मैं सर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। सर ने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। सर के साथ काम किए हुए सारे स्टूडेंट आज हमारे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स आज देश विदेश में हैं, जी। अच्छी पोजीशंस में हैं, अच्छे लोग पोस्ट डॉक कर रहे हैं। कई लोग यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे हायर एजुकेशन में भी आ चुके हैं। तो हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं सर के, कि सर ने हमें भी और पूरी सोसाइटी को भी बहुत चीज़ें दी हैं, और सर से इन्फ्लुएंस्ड होकर हम अभी आगे को भी सर के साथ और भी काम करेंगे। वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। तो रुचि मैम, सर आप तो सर से तो मेरी कभी वैसे पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि सर जब आए मैं यूनिवर्सिटी से जा चुकी थी। 2009 की मेरी अवॉर्डेड पीएचडी है, लेकिन सर का नाम जरूर सुना था मैंने। आज फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, सर ने मुझे एक सजेशन दिया है, मैं कोशिश करूँगी उस पर आगे काम करने की। जी, जी, जी। नैनो को मैं सॉइल में इंक्लूड करके कोशिश करूँगी न्यू कोई रिसर्च करने की। सर थैंक यू फॉर सजेशन। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? सर के बारे में ये ना सर,
वर्ल्ड में टॉप हर एवरी ईयर क्या होता है टॉप 50 साइंटिस्ट को ओह, अवार्ड मिलता है, क्या तो बात सर है। उसमें इंक्लूड है। बिल्कुल ये आई हमारे थिंक 40 अमेरिका वाले हैं, बाकी ऑल वर्ल्ड से 10 है, तो उन सर भी उस 10 में अवार्ड शामिल लेते हैं हैं सर। शामिल हैं। तो ये ये कुमाऊं बहुत ही विश्वविद्यालय के लिए भी मोटिवेशनल बहुत अवार्ड है। गौरव की बात है और हमारे साथ हमारे से भी कनेक्ट हैं तो हमारे लिए भी गौरव की बात है। सर बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने थैंक के यू। लिए। जी सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। थैंक यू।